नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जीआईसी में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप अभी भी कर सकते हैं। अभी भी इतना टाइम आपको मिल गया है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सब छोड़ ही दिया था भगवान भरोसे। तब भी आप इतना अभी पढ़ सकते हैं, इतनी तैयारी कर सकते हैं कि आपका जीएस का पेपर अच्छा हो जाए। ऑप्शनल भी आप पढ़ सकते हैं। आप टेस्ट कर सकते हैं द सक्सेस प्रेप ऐप पर जाके। आप 40 सेट का ये टेस्ट कर सकते हैं, आप 20 सेट का ये टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेट दी हुई है इसका मतलब ये है कि इस बीच में ये टेस्ट आयोजित हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेस्ट अब ख़त्म हो गए। द सक्सेस प्रेप ऐप पर सारे कोर्सेज की वैलिडिटी जीआईसी लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम तक रहेगी। वैलिडिटी खत्म हो रही थी ना पहले के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। आप आराम से प्रैक्टिस करिए, आराम से आप क्रैश कोर्स जो हमारा है, इस क्रैश कोर्स में आप उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब तो बहुत व्यापक टाइम है आपके पास। आप इस क्रैश कोर्स से 30 दिन में तो पूरा अपना सब कुछ बदल सकते हैं। 30 दिनों में आप इतनी पढ़ाई कर सकते हैं कि आपके जीएस का स्कोर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। चलिए आज के जीएस के पेपर को शुरू करते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए लेते हैं पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन नीचे इसमें है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करिएगा, आंसर यहाँ पर मैं लिख दूंगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि ये दिख नहीं रहा है, इसलिए इसमें नीचे चला गया। चौपानी मांडो, कुल्ली, अत्तिरपक्कम और इनाम गांव। चौपानी मांडो जो है ये मध्य पाषाण काल स्थल है। कैसा स्थल है? ये मध्य पाषाण काल स्थल है। कुल्ली, कुल्ली आपका पूर्व हड़प्पा का स्थल है। और अत्तिरपक्कम, अत्तिरपक्कम आप देखेंगे तो ये आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। और इनाम गांव, इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कैसा स्थल है? ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। इनाम गांव जो है ये कैसा है? नहीं, पूर्व हड़प्पा ये हो गया। और सी अत्तिरपक्कम, अत्तिरपक्कम और बेलन व सोन नदी घाटी में पूरा पाषाण कालीन ये मिलेंगे। तो ये वन हो जाएगा। और ये इनाम गांव जो हो जाएगा, इनाम गांव ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 3 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। चौपानी मांडू जो है ये यूपी में पड़ता है। और यूपी में कहाँ पड़ता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है। कुल्ली, कुल्ली जो स्थल है, कुल्ली ये बलूचिस्तान में ये दक्षिण बलूचिस्तान में आपको मिलेगा। अत्तिरपक्कम, अत्तिरपक्कम मैंने आपको बताया ये तमिलनाडु में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा? तमिलनाडु में। और इनाम गांव कहाँ पर पड़ेगा? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। ये बलूचिस्तान का स्थल है कुल्ली। 2030 तक टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य रखा गया। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 के किस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा? मैंने आपसे कई बार कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य हैं, जिनको आप एसडीजी गोल्स कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 17 गोल हैं टोटल। इन 17 गोल में पहले से लेकर 17 तक सारे गोल्स को आप याद कर लीजिए। सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? जो टीबी उन्मूलन। अब आप जब तीसरे पे जाएंगे तो एसडीजी 3 कहता है, एसडीजी 3 कहता है सभी के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन। यानी कि स्वास्थ्य की बात यहाँ पर की गई है। और स्वास्थ्य की बात यहाँ पर की गई है तो ये तीसरे लक्ष्य को ही तो करेगा ना। ठीक है। टीबी उन्मूलन की दिशा में पहली जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी वो रूस के मॉस्को शहर में हुई थी। और डब्ल्यूएचओ ने 2030 के लिए ये लक्ष्य रखा था कि विश्व स्तर पर इसको क्या किया जाएगा? उन्मूलित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, एरेडिकेट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने 25 तक रखा था। टीबी एक संक्रामक रोग है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर दोनों कम होगी इससे। और टीबी जो है, एचआईवी टीबी, ये दोनों बहुत संक्रमण वाले रोग हैं।
और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे नाको है वो एड्स के लिए प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो औषधि यहाँ पर जो पूरा वो कोर्स चलता है डॉट्स के तहत चलता है, डॉट्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, DOTS मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है, जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का नाम क्या है? 1850 का एक्ट ऑफ जो दिया है ये एक्ट 16 ऑफ 1850। अगला दिया है एक्ट ऐसे 17 1850 का। फिर ऐसे दिया हुआ है 18 और फिर दिया हुआ है 24। तो ये सही होगा जो एक्ट है ये 21। जो 21वां अधिनियम था, एक्ट 21 था, इसको एक नाम दिया जाता है लैक्स लोकी अधिनियम। इसको क्या कहते हैं? लैक्स लोकी, लक्स और लौकी, है ना, ऐसे याद रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई थी और धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को उनके पैतृक अधिकारों और संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात इसके अंतर्गत की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटिश सरकार इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देने और धर्म परिवर्तन को सुगम बनाने का कार्य कर रही थी। भाई अगर कोई धर्म परिवर्तित करेगा और उसके पैतृक अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाएगा तो जल्दी परिवर्तित नहीं करेगा। तो ईसाइयों ने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि चलो एक ऐसा नियम ही बना देते हैं कि उनके जो मुख्य प्रॉपर्टी उनकी है, पैतृक संपत्ति जो है वो उनसे बेदखल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो सवाल है सुमेलित करने का सवाल है। छत्रपति साहू जी, संभाजी, शिवाजी द्वितीय और राजा राम। अब यहाँ पर देखिए जो छत्रपति साहू जी हैं, ये इनका समय आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1707 का समय जरा आप किससे करेंगे, संबंधित करेंगे? मुगल शासक से अगर संबंधित करेंगे तो किससे संबंधित करेंगे, जरा बताइए। वहीं से इनका शुरू होता है, 1707 से लेके 1749 के बीच में इनका वो शासन रहता है। फिर 1707 से 1749 ये हो गया। शिवाजी द्वितीय ये 1700 से 1707 तक रहते हैं। संभाजी की अगर हम बात करें तो 1680 से 1689 के बीच में रहते हैं। और राजा राम की अगर हम बात करें तो जो राजा राम का कार्यकाल है ये 1689 से लेके 1700 तक इनका कार्यकाल है। सारा तो हो गया। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, 4, 1 और ये हो जाएगा 2 और ये 3, है ना, ये 3 पे दिया। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। जिसका ये आंसर हो वो सही मान ले। ये छोटा हो जाता था इसलिए मैंने इसको फॉन्ट बड़ा रखने के लिए ऐसा किया। ऑप्शन नीचे इसमें कट गए हैं इसी कारण से। ठीक है, तो ये साम्राज्य के विस्तार और आंतरिक संघर्षों को आप देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। तिएनसान, अल्ताई और अपलेशियन जैसे पर्वतों का विकास कब हुआ था? डिवोनियन कल्प में, कार्बोनिफेरस में, या ट्रैसिक कल्प में, या फिर पर्मियन कल्प में? देखिए ये जो तिएनसान है, अल्ताई है और अपलेशियन है, ये हर्सिनियन पर्वत निर्माण क्रिया के तहत इनका निर्माण हुआ था। हर्सिनियन पर्वत निर्माण ये प्रक्रिया है, क्रिया, उसी के तहत इसका निर्माण हुआ था। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पर्मियन कल्प के पैलियोजोइक महाकल्प का, पर्मियन कल्प पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम चरण था। बहुत सारी भूगर्भिक हलचलें हुई थी। ठीक है, तो पैलियोजोइक महाकल्प, ये कल्प पर्मियन होगा और पैलियोजोइक ये महाकल्प होगा, महाकल्प। ठीक है, पैलियोजोइक महाकल्प। तो उसमें जब भ्रंशन हुआ, भूपटल में बहुत सारी हलचलें हुई, तो ब्लैक फॉरेस्ट, वास्टेस, ये सब ब्लैक पर्वत बने थे। इसी समय का वो भी है जो ब्लॉक पर्वत है वास्टेस, और ब्लॉक पर्वत है आपका जो दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट, उनका निर्माण भी इसी समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्यक्रमों में शामिल नहीं था। नकारात्मक कार्यक्रम,
असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रमों को आप बांटेंगे तो ये 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सकारात्मक कार्यक्रम और एक नकारात्मक कार्यक्रम। नकारात्मक का मतलब है जैसे बहिष्कार करना, बहिष्कार पर यह आधारित है, और सकारात्मक का मतलब है का रचनात्मक कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना। ठीक है, जैसे सरकारी उपदियों का त्याग कर देना, अदालतों का बहिष्कार कर देना, ये नकारात्मक पक्ष था। सरकारी उपलब्धियों को लौटा देना, सरकारी स्कूल कॉलेज इनका बहिष्कार कर देना, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार कर देना। लेकिन स्वदेशी का प्रचार और कताई बुनाई ये सकारात्मक कार्यों के अंतर्गत आता था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा नकारात्मक में शामिल नहीं है, तो ये सकारात्मक में शामिल था, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि सूर्य का केंद्रीय आंतरिक भाग क्रोड कहलाता है और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 12,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य, अगर ये सूर्य है तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग है ये वाला, इसको कोर कहते हैं, हिंदी में इसको क्रोड कह देते हैं, आंतरिक भाग ये क्रोड कहलाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, वहीं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के कारण इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाहरी जो सतह है इसको फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर का मतलब प्रकाश मंडल है ना। इसका तापमान जो होता है, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 12,000 ये नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये जो तारे हैं इनका जीवन काल, सूर्य भी एक तारा है और इसका जो जीवन काल है वो 10 बिलियन वर्ष माना जाता है, 10 बिलियन ईयर माना जाता है इसका जीवन काल। और इसके बाद में ये रेड जियांट में तब्दील हो जाता है, लाल दानों में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है और सूर्य से पृथ्वी पर जो आने वाली किरणें हैं उनमें जो समय लगता है वो 8 सही 1/3 यानी कि 8 मिनट फिर 16 सेकेंड समथिंग ये ऐसे होता है, लेकिन 8 मिनट 20 सेकेंड ऐसे मोटा मोटा मान लिया जाता है। और सौरमंडल का सबसे विशाल पिंड है ये सूर्य, और जितनी भी एनर्जी जिसका हम उपयोग करते हैं किसी भी रूप में, उसका मुख्य जो स्रोत है वो सूर्य ही है। किसी वस्तु या मद के मूल्यों में एक आधार वर्ष या अन्य अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्रतिभूति, सूचकांक, पूंजी बाजार या फिर स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर देखिए, एक आधार वर्ष या अन्य अवधि की तुलना में हुए प्रतिशत परिवर्तन, क्लास में मैंने बताया है। आप जब क्रैश कोर्स में इकोनॉमी की क्लास देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बहुत अच्छे से कराई हैं, कॉन्सेप्ट की बात है। और कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए, हर सब्जेक्ट के कीवर्ड्स पकड़ने की कोशिश करिए। तो जो प्रतिभूति है, प्रतिभूति तो ये होगी नहीं, ये होता है इंडेक्स, यानी कि एक ऐसा ये सांख्यिकीय उपकरण होता है जो समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो परिवर्तन दर्शाने वाली संख्या क्या होगी? ये इंडेक्स, सूचकांक जो होगा, है ना। और जो आधार वर्ष लिया जाता है उसका मूल्य सामान्यतः 100 मान लिया जाता है। और जैसे CPI है, WPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये सब इसके उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थर। कायांतरित शैल वे होती हैं जिनका निर्माण आग्नेय या अवसादी शैलों में, है ना, आग्नेय या अवसादी शैलों में, आग्नेय शैल या अवसादी शैलों में अत्यधिक ताप और दबाव के कारण भौतिक रासायनिक परिवर्तन से होता है। अब यहाँ पर जो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, तो चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान है ना, अवसादी चट्टान है। रूपांतरित, जो रूपांतरण की प्रक्रिया है जिसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसकी प्रक्रिया के बाद फिर ये चूना पत्थर किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है संगमरमर में। मेटामॉर्फिस के बाद में, मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये बदल जाता है संगमरमर में। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों ही अवसादी शैल हो गए। जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है ना, आग्नेय। और कायांतरित शैल ये आग्नेय शैल, ठीक है।
तो निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? तो यहाँ पर और ये देखिए, ये आग्नेय अकायांतरित यानी कि परिवर्तन हुआ, तो किससे? आग्नेय अवसादी से। तो चूना पत्थर इसमें परिवर्तित हुआ, तो ये आपका संगमरमर इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? ये तो क्या हो जाएगा? ये आग्नेय सेल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये कायांतरण हुआ है यहाँ पे, जो मेटामॉर्फोसिस की बात हम कर रहे हैं, तो ये संगमरमर में। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों ही अवसादी सेल हैं, अवसादी सेलों के उदाहरण हैं। ठीक है, और यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कायांतरित, तो कायांतरित यहां पर संगमरमर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्षा जल सर्वाधिक शुद्ध जल होता है और शुद्ध जल उदासीन होता है। वर्षा जल पूरे प्रकृति में सबसे शुद्ध माना जाता है, और वाष्पीकरण और संघनन की प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है, वाष्पीकरण होगा और साथ में संघनन, इसी प्राकृतिक प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है। जो शुद्ध जल है, इसका जो पीएच मान होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये 7 होता है, और 7 का मतलब ये उदासीन होता है, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। ये H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो निश्चित अनुपात इसमें पाया जाता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। ये अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा। उदासीन है, विद्युत का कुचालक होता है। जब अशुद्धियों वाला जल आप लेंगे तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो बिल्कुल जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में कभी भी वो सुचालक नहीं होगा, वो कुचालक होगा, लेकिन उसमें जो अशुद्धियां मिली होती हैं, अशुद्धियों के कारण ये सुचालक हो जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में निम्नलिखित में से किसका जिक्र किया है? बंगाल, दिल्ली के मुस्लिम शासकों का, मेवाड़ एवं विजयनगर के हिंदू शासकों का, और गुजरात एवं बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों का। बाबर ने जो यहाँ पर हिंदुओं की बात है, हिंदू शासक, तो एक मेवाड़ के राजा राणा सांगा की बात आप कहते हैं ना, तो राणा सांगा और कृष्णदेव राय, इन दोनों का जिक्र इसमें किया है। ठीक है, 5 मुस्लिम शासक का उल्लेख किया, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात। मालवा के शासक का भी किया, गुजरात के शासक का भी किया, और बहमनी राज्य के शासक का भी किया है। तो गुजरात और बहमनी, तो ये सब सही हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1, 2, 3, ये तीनों। बाबरनामा जो कृति है, ये मूल रूप से तुर्की भाषा चगताई तुर्की में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? चगताई तुर्की में लिखी गई है। तुर्की भाषा चगताई तुर्की में लिखी गई। और मुगल कालीन अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण जो आत्मकथाएं लिखी गई, उनमें पहली महत्वपूर्ण मुगल कालीन आत्मकथा थी बाबरनामा। ठीक है, उस समय के राजनीतिक स्थिति का वर्णन इसमें बहुत अच्छा मिलता है। जिहाद का नारा बाबर ने दिया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद गाजी, योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों की उपाधि धारण की। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को, जो ये खानवा का युद्ध था, खानवा में राणा सांगा जो थे, इनसे ये युद्ध हुआ था। राणा सांगा ये जीत नहीं पाए थे, और इस युद्ध में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का नारा इसने दिया था। और मुसलमानों पर लगने वाले व्यापारिक कर तगमा को समाप्त करने की घोषणा भी इसी समय कर दी थी। तगमा, तगमा ये तो होता है तमगा, सॉरी तमगा बोलते हैं भाई, मैंने जब लिखा तब मुझे याद आया। तमगा को, ये तमगा क्या होता था? ये मुसलमानों पर लगने वाला व्यापारिक कर था। फिर जब ये जीतता है खानवा का युद्ध, तो ये गाजी की उपाधि धारण करता है, धर्म के लिए लड़ने वाला योद्धा, धर्म प्रचारक, दोनों इसका अर्थ होता है, गाजी का मतलब होता है। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुगल साम्राज्य की जड़ों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए खानवा का युद्ध जाना जाता है कि मुगल साम्राज्य की जड़ों को स्थायित्व प्रदान कर दिया था इस युद्ध ने, जब राणा सांगा हार गए थे। कब हुआ था? 1527 और 17 मार्च 1527 को ये युद्ध हुआ था। अकबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए।
अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कई सवाल अकबर से देखिए यहाँ आ गए, कोई बात नहीं, तैयार हो जाएंगे। जब हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया था, और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था तथा उसकी माता का नाम महामनगा था। असत्य कथन। तो अकबर की जो और अगला है, अकबर का पहला विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया के साथ हुआ था। रुकैया बेगम, हुमायूं के भाई हिंदाल, हुमायूं के भाई हिंदाल थे उन्हीं। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, ये तो ठीक है। लेकिन इसकी जो माता थी वो हमीदा बानो बेगम थी। माहम अनगा इसकी फॉस्टर मदर थी। फॉस्टर मदर का मतलब समझ रहे हो? फॉस्टर मदर, धाय माँ, धाय माँ जिनको कहते हैं। इनकी कोख से जन्म नहीं हुआ था, उन्होंने पालन पोषण किया था। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ये इसकी जो थी ओरिजिनल मम्मी थी। ठीक है, बाकी इसमें सब सही है, असत्य यही था। निम्नलिखित में से किस शासक ने सभी राजपूत राजाओं से स्वयं के सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। अधिकार ही छीन लिया। और साम्राज्य का ये वास्तव में इसने कहा कि हम एकीकरण करना चाहते हैं, है ना। और एकीकरण के लिए इसने कहा कि समान मुद्रा प्रणाली होनी चाहिए। इसने क्या कहा कि समान मुद्रा प्रणाली होनी चाहिए। तो राजपूत राजाओं की संप्रभुता को सीमित करने के लिए सिक्के ढालने का इसने क्या किया? अधिकार ही छीन लिया। और ये कौन था? ये अकबर था। और सोने का इसने मोहर चलाया, चांदी का रुपया चलाया। फिर जब इसने चलाया तो सोने का हुआ करता था मोहर और चांदी का हुआ करता था रुपया, है ना। और तांबे का हुआ करता था दाम। तांबा, ये दाम, इससे आप परिचित रहिए, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। आर्थिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, केंद्र की सत्ता को सर्वोपरि मजबूत बनाए रखना चाहता था, इसलिए इसने ये कार्य किया था। तांबा गुलाबी लाल रंग की चमकदार धातु है और तांबा मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होती है। मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु मानी जाती है, बहुत ही प्राचीन इतिहास इसका है तांबे का। तांबा सबसे पहली धातु थी जो मानव के द्वारा उपयोग की गई थी। और इसका जो कलर होता है वो गुलाबी लाल रंग का, इसका जो कलर है ये चमकदार होती है और उच्च उष्मीय और विद्युत चालकता इसमें होती है। जो उष्मीय और विद्युत जो चालकता है, विद्युत चालकता ये क्या होती है? ये हाई होती है। और ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लास, क्यूप्राइट, मैग्नाइट, ये सब अयस्क हैं इसके, है ना। मुक्त नेटिव रूप से और संयुक्त जैसे सल्फाइड, ऑक्साइड, दोनों अवस्थाओं में ये मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी उपयोग क्या होता है? ये एसी चल रही है, ये फैन चल रहा है, ये और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, वायरिंग के तार जो पड़े हुए हैं उनमें तांबे का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस इस्पात का उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरण बनाने में, कैलोरीमीटर बनाने में, विद्युत तार बनाने में, बर्तन, प्लेट, वाल्व बनाने में। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? तो बर्तन बनते हैं, ब्लेड बनते हैं, वाल्व बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। विद्युत तार नहीं बनते इसके, कैलोरीमीटर नहीं बनता इसका। ठीक है, सामान्य स्टील की तुलना में इसमें हाई टेम्परेचर को सहने की क्षमता होती है। हाई टेम्परेचर को ये क्या करता है? ये सक्षम होता है, सह सकता है। और इसमें 15 से 20 किलोग्राम % क्रोमियम होता है जो इस्पात की सतह पर एक निष्क्रिय सुरक्षा परत बनाता है जिससे इसमें जंग नहीं लगता। तो अगर आपसे कोई कहे कि स्टील में जंग क्यों नहीं लगता, स्टील में जंग नहीं लगता, मूर्छा नहीं लगता, है ना, तो क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम होता है। 15% के आसपास, 15 से 20% के आसपास इसमें क्रोमियम होता है। तो 15 से 20% ये क्रोमियम होगा
तो ये सुरक्षात्मक परत बना लेता है। निकिल भी इसमें मिलाया जाता है। एक मिश्र धातु होती है ना स्टेनलेस स्टील, लोहा केवल नहीं होता है, इसमें क्रोमियम होगा, निकिल होगा, ये सब मिला के इसको बनाया जाता है। हाई टेम्परेचर सहने की इसमें क्षमता होती है। चांदी के चम्मच से अंडा खाने पर चम्मच नष्ट हो जाती है, इसका कारण क्या है? चांदी के चम्मच से चंदू की चाची ने चंदू के चाचे क्या है, मैं ही नहीं बोल पाया, ऐसे है चंदू की, फिर से नहीं बोल पाया मैं, ऐसे ही होता ही है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच में चांदी की प्लेट, मतलब वो है ना चटनी चटाई चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, आप लोग भी बोल के देखिएगा, मैं तो नहीं बोल पाया ना, ठीक है। तो चांदी के चम्मच से अगर आप अंडा खा रहे हैं तो एक्चुअली चांदी जो होती है वो सिल्वर एक्टिव है, ये क्या है, सक्रिय है, ये सक्रिय धातु है। और सक्रिय धातु अंडे में सल्फर होता है, अंडे में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है, और सल्फर से जो सिल्वर है इसकी क्रिया हो जाती है, और जैसे इसकी क्रिया होगी तो चांदी की सतह पर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। सिल्वर सल्फाइड की ये परत जम जाती है, और सिल्वर सल्फाइड की जब परत जमती है तो फिर चांदी काला पड़ेगी, पहले काली पड़ेगी, और काली पड़ने के बाद फिर स्थायी रूप से वो नष्ट होने लगता है, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित वो करने लगता है, और ये है सिल्वर सल्फाइड, दैट इज सिल्वर सल्फाइड। बात समझिएगा। जैसे आपको नींबू या खट्टा कोई भी ऐसा हो तांबे की प्लेट में नहीं खाना चाहिए, उससे वो क्रिया करने लगता है ना। तो चांदी के बर्तनों में अंडे को नहीं परोसना है ना, वर्जित माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आजकल रील आप देखते हैं, कुछ भी डाल के कुछ भी बना के वो आजकल ठेले वाले सब खिला रहे हैं, बड़ा नुकसानदायक होता है। मैंने देखा कि वो गरम गरम बढ़िया वो बन रहा है, उसमें फिर ऑमलेट कुछ बना रही थी एक लड़की, वो कुछ रोड वाली तो है ना, ऑमलेट वाली ऐसे करके वो रील मैंने देखी थी। तो उसमें वो कोई कह रहा है अंगूर डाल के बना दो ऑमलेट, तो कोई कह रहा है स्ट्रॉबेरी डाल दो, कोई मतलब कुछ भी। तो ऐसे नहीं कुछ भी मिला दिया जाता है। खाने पीने के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, गाय भैंस बकरी की तरह कुछ भी डाल के ऐसे नहीं खा जाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग तो कम से कम बचे रहें। सोने की शुद्धता को व्यक्त किया जाता है कैरेट में, कैलोरी में, गेलावेराइट में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शुद्धता मापने की कहते हैं ना कि 24 कैरेट का सोना है, ये 100% शुद्ध होता है। तो कैरेट से तो नापते हैं, ये कैरेट गाजर वाला नहीं है, उसकी इसकी स्पेलिंग अलग होती। लेकिन सोना होता बहुत मुलायम है, और सोना इतना मुलायम होता है कि आभूषण बनाने के लिए इसमें आपको कॉपर, जिंक ये सब मिलाना पड़ता है ना। और 22 कैरेट तक जो आप जेवर जेवरात खरीदते हैं तो 22 कैरेट का वो होता है, 24 कैरेट का नहीं होता है। 24 कैरेट का जो सोना होगा 100% शुद्ध, उसको मेकिंग में वो टूट जाएगा, वो बनेगा ही नहीं, समस्या आएगी, ठीक है। जो कैलाबेराइट की बात हो रही है, ऐसे ही एक होता है सिल्वेनाइट, है ना। तो ये टैलोराइड अयस्क होते हैं। तो सोने का निष्कर्षण मुख्य रूप से इनसे किया जाता है। सिल्वेनाइट भी यहाँ पर लिख लीजिए, सिल्वेनाइट। तो सिल्वेनाइट, और इससे क्या किया जाता है, ये अयस्क है सिल्वेनाइट, तो इससे निष्कर्षण किया जाता है ना। सोने का प्रतिशत जितना ज्यादा, यानी कि कैरेट रेटिंग उतनी अधिक, कैरेट रेटिंग अधिक यानी कि सोने का परसेंटेज उतना ज्यादा। 22 नॉर्मली ये होता है, 24 के तो होते नहीं। बाकी जो सामान्यतः है ये चल रहा है आजकल मार्केट में, जो बना बनाया आपको मिल रहा है, अच्छी अच्छी कंपनियां बना रही है, 18 कैरेट का ऐसे इस्तेमाल करती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो ये बात है 2003 की, और ये पहले 2 संयुक्त आयोग हुआ करते थे। एक संविधान संशोधन, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 89, है ना, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में लाया गया। तो 2 स्वतंत्र आयोगों में इनको विभाजित किया गया, 338 338 ए, ये 2 पार्ट उसमें कर दिए गए। जो आर्टिकल 338 है ना, और एक कर दिया गया 338 ए।
तो इसमें जनजाति वाले की व्यवस्था की गई, एसटी जो आयोग है उसकी व्यवस्था इसमें की गई, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, इनकी बात इसमें की गई। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें की गई? अब बताइए, आरक्षण की व्यवस्था, तो ये 330 है अनुच्छेद, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसी में की गई है, एससी और एसटी दोनों के लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, 332 में आप आएंगे तो राज्य विधानसभाओं में ये की गई है, ये विधानसभा जो स्टेट की विधानसभा है उसमें ऐसा किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अब देखिए, आप लोग ये पढ़ते रहते हैं कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, वही बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। अस्पृश्यता का अंत यानी कि जिसको छुआ भी ना जा सके, कितनी बुरी बात है। अस्पृश्यता का उन्मूलन होता है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 17, यानी अस्पृश्यता किसी भी रूप में आचरण, अगर आप इसका आचरण करते हैं तो ये निषिद्ध है, मतलब निषिद्ध है, कानूनी ये दंडनीय अपराध हो जाएगा, ठीक है। और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, अपराध ये एक्ट है 1955 का, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था, प्रभावी बनाने के लिए। फिर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इस कानून का नाम रख दिया गया 1976 में, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन हार्मोन्स के संश्लेषण में पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरा है कि प्रोटीन